अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शराज। नाजरीन, जिस भी माशरे में आर्ट या आर्टिस्ट की कदर होती है उस माशरे में मैं हमेशा से कहती आई हूँ क्राइम रेट बहुत कम होता है, और ये भी कि फ़न की कोई भी बॉर्डर्स नहीं होते और फ़न एक सोसाइटी को बहुत चेंज करता है। आज मेरे पास खैबर पख्तूनख्वा की वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने थिएटर कल्चर को खैबर पख्तूनख्वा में फ़रोग दिया। इनसे हम बाकी स्टोरी तो मैं इनसे जानूंगी, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि थिएटर का रुझान हमारे माशरे में बड़ा कम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा रहमान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अनमोल, आपके इस खूबसूरत और प्यारे से प्लेटफॉर्म में मुझे मदऊ करने का और मुझे मौका देने का कि मैं थिएटर के हवाले से आपके जो नाजरीन हैं उनसे गुफ्तगू कर सकूँ। कैसा रहमान, पहले तो बताइए थिएटर की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? बुनियादी तौर पे मेरी इब्तिदा जो कैरियर की हुई वो रेडियो पाकिस्तान से हुई। बच्चों के प्रोग्राम से मैंने 1998 में शुरू किया, जब मैं कैंट 1 का तालिब इल्म था। और वहाँ पे चूँकि हमारे साथ ही एक स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था और वो क्रिश्चियंस का स्कूल था, तो उस स्कूल में चूँकि बहुत सारी हम नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियाँ होती थी, तो मुझे आज भी याद है स्कूल की जो मैडम थी उनका नाम मिस कुर्सिया कुर्सी था, और उनके साथ अमूमी तौर पे मुख्तलिफ नश्तर हॉल में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी तो मैं उनके साथ जाया करता था। अलीम शिराजी साहब जो हैं हमारे प्रिंसिपल थे उस वक्त, तो एक दिन ऐसा भी मौका आया कि मैं रेडियो भी गया और वहाँ से बच्चों के प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेशन शुरू कर दी। एक साल तक मैं जाता रहा, कभी कभी हल्का फुल्का परफॉर्म कर लिया। फिर वहाँ पे प्रोड्यूसर है सरदार आजम खान आजम, चतराल से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी बच्चों के चतराली प्रोग्राम मायून से शुरू किया था। उन्होंने मुझे कहा कि हमारा एक थिएटर टीम है और आप में मैं ये टैलेंट देख रहा हूँ कि आप भी हमारे साथ आएँ और कुछ लिखने की भी कोशिश करें। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये मेरा शौक तो है कि मैं लिखूँ। तो मैंने कुछ नज़में लिखी और उन नज़मों को ड्रामाई शक्ल दी है, यानी ऐसे जैसे फ्रूट, जैसे आलू, कचालू, मुख्तलिफ सब्जियाँ और फ्रूट्स, उसके नाम रखे और फिर उसका जो गेटअप था वो लगा लिया बच्चों को और हम परफॉर्म करते थे स्टेज पे। वहाँ से ये थिएटर का सिलसिला शुरू हुआ। वी एक्ट थिएटर ग्रुप के नाम से वो थिएटर था और फिर वो सिलसिला चल पड़ा। यानी समझ लें कि वो एक कोई रजिस्टर्ड थिएटर ग्रुप नहीं था, मतलब अमूमी तौर पे उन्होंने नाम इंडिपेंडेंट आपका अपना exactly, दोस्त वगैरह मिलके करने। एग्जैक्टली। तो उसमें जितने भी बच्चों के प्रोग्राम में आया करते थे, तो फिर हमने मतलब तकरीबन अभी तक मुसलसल जो ड्रामे लिखते गए और परफॉर्म करते गए, यानी करीब 500 के परफॉर्मेंसेज हमने दिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में। यानी रेडियो पाकिस्तान के अब्दुल कयूम खान ऑडिटोरियम से सिलसिला शुरू हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर तक पहुंचा, नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद तक पहुंचा, कराची तक पहुंचा, और फिर इस्लामाबाद के गोल्फ क्लब में मेरे पेरेंट्स को मेरे थिएटर के ऊपर ही, यानी मैं आपको एक स्टोरी बता दूं वैसे ही उमूमी तौर पे कि पेरेंट्स का एक कंपटीशन था कि बेहतरीन पेरेंटिंग कौन करता है, यानी आपकी स्टोरी पे आपको सेलेक्ट किया जाता था। तो उसके लिए वो जो सबमिशन फ़ीस थी वो 30,000 थी। तो मैंने उनको ऑफ़र किया कि मैं आपके लिए एक ऐसा थिएटर पेश करूँगा, तो मुझे वो फीस जो है वो मुझसे मत लें। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पे कर देंगे, आप आ जाएं। जब मैंने वहाँ पे थिएटर परफॉर्म किया और पूरी स्टोरी अपनी सुना दी कि किस तरह से मेरे पेरेंट्स ने एक अमूमी तौर पे हम एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मेरी सही तरीके से पेरेंटिंग की, मेरा ख्याल रखा और मुझे पलाया बढ़ाया और मैं इस मकाम तक पहुँचा। और वो जो थिएटर मैंने परफॉर्म किया तो वो महफिल का पूरा रंग जो था वो उसी से जम गया। तो लोगों ने खूब दाद भी दी और अल्हम्दुलिल्लाह उन स्टोरीज़ में मेरी स्टोरी जो है वो सबसे टॉप थी, यानी सबसे बेहतरीन स्टोरी कहलाई। और यानी ये मेरी ज़िंदगी का यादगार लम्हा था कि मैंने अपना थिएटर अपने वालिदैन के सामने परफॉर्म किया और उसके बाद मेरी स्टोरी पर मुझे, यानी मेरे पेरेंट्स को टॉप 1 में जो है सेलेक्ट किया गया। तो इस वजह से वो मेरे जहन में रिमाइंड कर रहा था, तो मैंने कहा कि उस थिएटर के मैं ज़रूर जिक्र करूँगा जो मैंने अपने पेरेंट्स के सामने परफॉर्म किया। दिस इज सो ब्यूटीफुल कि हम लोग ये चीज़ें हम भूल जाते हैं ना जब आगे बढ़ते हैं, तो जहाँ से शुरुआत की है उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। आपकी इस एक्टिंग के या आप रेडियो भी बहुत अच्छा करते हैं, आपसे बेहतर मैं नहीं मानती कोई या रेडियो जो कि आरजे होगा फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि आप रेडियो में लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो बोर ना हो, क्योंकि आप देख नहीं सकते, आप सुन सकते हैं और सुन के आप इमेजिनेशंस करते हैं। तो ये कैसे आपने फ़न और कला सीखी, किससे आपने सब कुछ सीखा? बुनियादी तौर पे मैं हर एक इंसान को अपना उस्ताद मानता हूँ। जैसे अब मैं आपके अभी वो सोशल मीडिया पे उमूमी तौर पे वैसे भी ये ट्रेंड में रहता है कि जो दो बंदे बैठे होते हैं वो आपस में एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपका लब्बो लहजा माशाल्लाह इतना खूबसूरत, मैं सब इंसानों से सीखता हूँ। और काफ़ी दफ़ा इस तरह भी हुआ है कि बहुत सारे कमज़ोर रेडियो ब्रॉडकास्टर्स मेरे लिए आगे बढ़ने का सहारा बने। किस तरह
جب میں ان کو سنتا تھا، مطلب میں جب بچوں کے پروگرام میں پرفارم کر کے گھر واپس آتا تھا تو پھر میں مختلف پروگرام سنتا تھا. تو اس وقت جو چونکہ میرا ابتدائی دور تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یار کون سا براڈ کاسٹر کیا کہہ رہا ہے. تو بہت سارے براڈ کاسٹرز ایسے تھے کہ جن کی آواز ریڈیو کے لیے فٹ نہیں تھی، جن کے پاس مواد نہیں تھا، جو پروگرام کے لیے تیاری کر کے نہیں آتے تھے. کہ ایک دفعہ آپ کی تیاری یا آپ نے جو ریسرچ کیا، وہ جو آپ نے علم حاصل کیا، میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پلو سے بن جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. لہذا تھوڑی سی تیاری کرنی چاہیے جتنے بھی براڈ کاسٹرز ہیں، جتنے بھی اینکر پرسنز ہیں، جتنے بھی میڈیا پر کام کرنے والے، میرے خیال سے یعنی میں ان کو یہ سجیشن دینا چاہوں گا. آپ نے اپنے تھیٹر گروپ کے تھرو کچھ ایسے پلیس کیے ہیں جس سے ہم پشتون ثقافت کو یا ٹریڈیشنز کو یا کلچرز کو ہم سامنے لے کر آئیں کہ دس از ریئل کے پی یا یہ اصل پشتونز ہیں، جو ایک امیج انٹرنیشنلی پورٹرے کیا جاتا ہے وہ فیک ہے یا سوڈو ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایک پرفارمنس ہے اور وہ میں یہاں پہ کچھ بول بھی اس کے بتا دیتا ہوں کہ حالات کر عالم پوری دی پزنو کے پختو پمونگا خوبئی کی پمونگ پراوری کی پخوبنو کے پختو. اور اس میں جتنے بھی ہمارے پختون بیلٹ کے جتنے بھی اسلاف تھے جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا، جنہوں نے یہاں پہ دشمن کے پروپیگنڈے کو ناکام بنایا، یہاں پہ اتفاق اور اتحاد کے لیے کام کیا، اور ایسے بہت سارے اسلاف ہیں. تو اس گانے میں ان کا ذکر ہے اور اس گانے کو تقریباً 5 سنگرز نے گایا ہے. بسیر صاحب نے وہ لکھا تھا، فیاض کیشکی صاحب، بختیار کھٹک صاحب اور ہمایون خان صاحب، یعنی بہت بڑے بڑے نام ہیں. اور ان میں سے ایک فیمیل سنگر بھی ہیں، انہوں نے بھی گایا تھا. تو وہ 5-6 لوگوں کا مجموعہ ہے. تو اس پہ ہم کلچرل ڈانس کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب پختونوں کی جو اسلاف تھے وہ کس طرح سے اپنے یعنی وہ پشتوں میں وہ سانگ میں کہتے ہیں اس میں یعنی کس طرح سے وہ چلاتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، کس طرح سے ہمارے ہاں لوگ جو ہے محنت کی کمائی کرتے ہیں، حیا، عزت اور یہاں پہ جو ہے ایک دوسرے کو کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو تھامنا مشکل وقت میں، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ ہم نے جتنے ہم مہمان نواز ہیں، ایگزیکٹلی مہمان نوازی کا اس میں ذکر ہے اور ہمارے اسلاف کا ذکر ہے. تو اس طرح سے یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی. اس طرح کے ہزاروں ہیں کہ جس میں ہم نے صرف پختون ثقافت پہ نہیں، پاکستان ہمارا ایک ڈرامہ عزم علی شان ہمارا پاکستان، اس میں سندھ، پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان، پختونخوا، تمام ثقافتوں کے جو رنگ ہیں، چاہے وہ لباس کی صورت میں ہو، زبان کی صورت میں ہو، وہ ساری چیزیں بھی پرفارم کی ہے. اور آخر میں ہم نے ایک درس بھی دیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے متحد رہنا ہے اور نیشنل جو انٹیگریٹی ہماری ہے، جو ایک قوم بن کے رہنا ہے، پوری دنیا کے سامنے ایک مثبت تشخص پاکستان کا برقرار رکھنا ہے. اس میں بھی اچھا جدید دور میں پھر ہم نے سوشل میڈیا کا جو زبانوں کا استعمال ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اس پہ بھی ہم نے ایک بہت اچھا تھیٹر کیا ہے. تو یہ الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا کہ 500 سے زیادہ پرفارمنسز ہم کر چکے ہیں اور اس میں تقریباً 35-40 ایسے موضوعات ہیں جن پر ہراسمنٹ بھی ہے، بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہے اس کی روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے، اس پہ بھی ہم نے لکھا. اچھا ہم نے مائی پرفارمنسز دی، یعنی مائی پرفارمنس اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں آپ کوئی لفظ نہیں بولتے اور عمومی طور پہ آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں، ہاں ایموشنز، ایکشنز، ایموشنز اور ایکشن سے آپ جو ہے وہ تھیٹر کرتے ہیں. اس طرح سے بھی ہے الحمدللہ. جو اتنا سفر آپ بتا رہے ہیں، یہ سفر آسان تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ایسا کیا سیٹ بیک تھا جو آپ کو آئے سفر کے دوران؟ اس جرنی تک کیسے پہنچے؟ کیونکہ یہ جرنی آپ کی موٹر وے نہیں ہے، جی ٹی روڈ ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے. تو ڈاؤنز کیا تھے؟ انمول میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ مطلب میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ نے اپنے حالات بدلنے، آپ نے اپنے گولز اچیو کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے اندر آپ کے لیے دعائیں ہونی چاہیے. یعنی آپ کے لیے لوگوں کی بیسٹ وشز ہونی چاہیے. سمجھ یہ میں سمپل بتا دیتا ہوں. بیسٹ وشز آپ کی تب لوگوں کی آپ کے پاس آئیں گے اور تمام دعائیں، تمام بیسٹ وشز آپ کے لیے قبول ہوتی ہیں. یہ مجھ سے لکھ کے لے لیں. اچھا بیسٹ وشز لوگوں کی کس طرح آئیں گی؟ جب آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہوگا. خدمت کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے اگر فار ایگزامپل گھر میں اپنی ماں کا حال بتا دیا، راستے میں آپ نے کسی کے ساتھ اچھے دل سے، صدقے دل سے سلام کیا، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ نے کوئی اچھی بات کہہ دی، اس کے سخت بات میں آپ نے نرم طریقے سے جواب دے دیا، یہ خدمت کا جذبہ ہے. یہ کس طرح آتا ہے؟ یہ خدمت کا جذبہ تب آپ کے اندر آتا ہے جب آپ کے اندر طلب ہو، عاجزی ہو. اور طلب اور عاجزی خدا، چاہے آپ ہندو ہیں، کسی بھی مذہب سے، مسلمان ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، اور آپ اپنے پروردگار کے سامنے، پروردگار کو تو سب مانتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو آپ کے اندر طلب ڈالتا ہے. طلب کے ذریعے سے آپ کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے.
खिदमत के जज्बे की वजह से आपको बेस्ट विशेस या दुआएं मिलती हैं और उसके बाद आप अपने मकसद के हुसूल की जानिब बड़ी आसानी से बढ़ते हैं। तो मैंने कभी भी इस बात पे यकीन नहीं किया कि जी मेरे पास बहुत ज़्यादा वसाइल होने चाहिए, बहुत बड़ा स्टेज होना चाहिए, ये नहीं। मैंने क्या किया कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि रेडियो में मैंने शुरू किया था, तो मैंने अपना काम, वो कहते हैं कि नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल, तो मैंने सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया। तो उससे ये समरात निकल आए कि बहुत क्या सारे मुहावरा आपने बनाया। तो इसमें ये है कि वो तालीमी इदारे जिनको ज़रूरत थी अपने नरेटिव को स्टूडेंट्स के सामने रखने के लिए या पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए, उन्होंने हमें मदऊ किया कि जी हमारे प्रोग्राम, हमारे स्कूलों में, तालीमी इदारों में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा, इस दौरान अगर मुझे किसी ने कहा कि जी पैसे तो नहीं है, बस फ्री में आ जाएं, हम आपको किराया दे देंगे आने जाने का, मैंने कहा जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह, क्योंकि ना नहीं किया नहीं, आपने। मैंने कभी भी ना नहीं की। हालांकि अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि रेडियो के जो हल्के फुल्के मुझे पैसे मिलते थे, स्टार्ट में मुझे 120 पर प्रोग्राम मिलते थे, फिर मुझे 750 तक वो मैंने सफ़र तय किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में मैं कमाना मैंने शुरू कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि नशेब व फराज आते हैं, लेकिन आपका अज़्म, आपका हौसला मजबूत होना चाहिए। किसी भी सरगर्मी में 3 उमूर होते हैं। एक आपका होता है मकसद, एक होता है उस एक्टिविटी को करने के लिए कवायद व ज़वाबित। जब भी आप कवायद व ज़वाबित के साथ मकसद के हुसूल के काम करते हैं, यकीन माने खूबसूरत बेगम, अच्छी गाड़ी, या आपके लिए खूबसूरत शोहर, या आपके लिए खूबसूरत बंगला, या आपके लिए अच्छे खाने, आपके वो तमाम तय्युशात जो आप चाहते हैं वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। लेकिन मकसद आपका क्लियर होना चाहिए। और मेरा मकसद ये था कि मैं थिएटर के ज़रिए से अच्छे पैगामात उभार सकूं, क्योंकि अमूमी तौर पे आजकल के नौजवानों के साथ अगर बात करें तो कहते हैं जी नसीहत मत कहो, नसीहत मत करें, बस तकरीर मत करो। हाँ, तकरीर मत करो। तो थिएटर एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें लोग इंजॉय भी करते हैं, तफरीह भी लेते हैं, खुश भी होते हैं, और साथ ही वो मैसेज आप इजीली उनको पिन करा देते हैं। एक ऐसा शख्स जो आपकी इस पूरी जर्नी में आपका बैकबोन बन के खड़ा रहा, कौन? सरदार आज़म खान आज़म, उन्होंने स्टार्ट भी करवाया और अभी तक मेरे साथ हैं। और दूसरी शख्सियत में जिक्र करना चाहूँगा, अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये विवेक थिएटर ग्रुप जो है ये एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है मेरा, यानी साथ में मैंने इसको रजिस्टर्ड भी कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी इंटरनेशनल यानी UN तक हमने परफॉर्मेंसेस दी अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब बटग्राम हम गए पिछले दिनों और हमने वहाँ से मतलब एक खूबसूरत तरीके से हमने वहाँ पे परफॉर्म किया। अच्छी पेमेंट भी मिलती है, थ्रू क्रॉस चेक मिलती है, हमारे अकाउंट में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। विवेक थिएटर ग्रुप के नाम से हमने इसको एक मुनज़्ज़म इदारा बना दिया। और मैं दूसरे शख्सियत की जिक्र करना चाह रहा था, अफसरुल मुल्क अफगान, जो कि सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े सितारे भी हैं। और मैंने चूँकि उनका फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उनको अपना मैनेजिंग डायरेक्टर इस विवेक थिएटर ग्रुप का बना दिया। और चूँकि सारी डॉक्यूमेंट्स में ही देखता हूँ, तो सोल प्रोप्राइटर के तौर पे हमने इसको एज अ बिजनेस भी रजिस्टर किया हुआ है। ज़बरदस्त। एक ऐसा मैसेज जो आप नाजरीन को देना चाहें, वो क्या होगा? अच्छा, मैं अमूमी तौर पे चूँकि फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ, और फ़नून लतीफ़ा में तमाम चीज़ें आती हैं, चाहे वो आपका सहाफ़त हो, चाहे वो आपका थिएटर हो, आपका रेडियो हो, आपका अखबार हो, आपका रिसाला हो, जो कुछ भी है, एनीथिंग इन मीडिया। हाँ, इन मीडिया, चाहे वो मास मीडिया पे हो, चाहे वो कैमरे के सामने हो, चाहे किसी TV चैनल, जो भी हो, यानी तमाम मीडिया के ऊपर जो भी आप परफॉर्म करते हैं, तो इसको फ़नूनी लतीफ़ा मैं कहता हूँ। सही। तो इस फ़नूनी लतीफ़ा के छतरी के अंदर वही लोग आए खुदारा जो इसके लिए बने हैं, सही। जिनको अल्लाह ताला ने वो शख्सियत दी है, जिनके लबो लहजे में वो मिठास है, जिनके पास इल्म हासिल करने का जज्बा है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ चूंकि इसको बड़ा आसान फील्ड समझा जाता है, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं और फिर वो इजीली फ्लॉप भी हो जाते हैं, और वो इतना गंद फैलाते हैं कि आप वो गंद समेट नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बाकियों का जो काम है वो भी खराब किया हुआ सही, है। सही। यानी मार्केट में अगर आपने अच्छे और खूबसूरत लोग लाने हैं, आपने तकड़े और कामयाब लोग लाने हैं, और आप चाहते हैं कि आप उनको कामयाब कराएं, तो जिस तरह से जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने अपना दिखा दिया, सही। उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई मोह नहीं था, लेकिन वो उसके लिए बना था जेवलिन थ्रो के लिए। सही। अब अगर जेवलिन थ्रो में मैं सिफारिशी तौर पे आऊँ, तो मैं सबसे खुदारा कहना चाहूँगा कि वो लोग जो कि मीडिया को सिर्फ इसलिए कि उनको शोहरत मिले और वो समझते हैं कि उन नहीं बने, तो अपना एहतसाब खुद करें। और इसी तरह से हर फील्ड में आप अपने बच्चों के हवाले से भी अपना मुहासबा खुद करें कि जब भी आप अपने बच्चे को या अपने आप के लिए कोई फील्ड सेलेक्ट करते हैं, तो जिस फील्ड के लिए आपके अंदर खसूसियात मौजूद हैं, उसी फील्ड को अपनाएं, उसके अलावा किसी और को नहीं।
بہت شکریہ, مجھے پہلی دفعہ اتنا مزہ آیا آپ کے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے. ایز یوزول آپ سے باتوں میں نہیں ہم جیت سکتے ہیں. ناظرین, جس طرح کہ آپ نے اتنی خوبصورت شخصیت خیستہ رحمان سے, جس کا نام ان کا خیستہ, ان کی باتیں پڑھی خیستہ, جس طرح سنا کہ فنون لطیفہ کے اندر وہ لوگ آئیں یا اپنے پروفیشن کو وہ لوگ اڈاپٹ ہیں جو اس کے لیے بنے ہیں. آج کل ہم بہت زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پبلسٹی ہنگر یا ان کے اندر پاپولیرٹی کا ایک ہنگر یا کریز ہے, اس کی وجہ سے جو انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو فراہم کیا ہوا ہے, خدا را اس سے ذرا بچیں اور جو آپ کا ٹیلنٹ ہے اس کو آپ پورٹری کریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.